हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल कैरियर बिल्डर में। जैसा कि आप जानते हैं, मैं डेली टेस्ट करवाता हूं हिंदी का, जो रोज़ रात के 8 बजे आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है कवि और उसकी रचना। पहला क्वेश्चन है कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो हमें इसमें ये देखना है कि किस कवि के साथ उनका जोड़ा गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ए है जो ए ऑप्शन है शिवराज भूषण। शिवराज भूषण तो भूषण की रचना है, बिल्कुल सही है। शब्द रसायन देव की रचना है, ये भी सही है। परिमल निराला जी की रचना है, ये तो बिल्कुल सही है। अब बचता है उद्धत शतक। ये उद्धत शतक नहीं है, उद्धव शतक है। क्या है? उद्धव उद्धव शतक। ठीक है, उद्धव शतक है। उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। उद्धव शतक है जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है उद्धव शतक। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखक और उसकी रचना के युग्म में कौन सा युग्म गलत है? ये युग नहीं रहेगा, युग्म रहेगा। युग्म, कौन सा युग्म गलत है? तो हमें बताना है कि कौन सा युग्म गलत है। बोलगा से गंगा राहुल कुमार सांकृत्यायन की रचना है, बिल्कुल सही। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती की रचना है, ये भी सही। आर्यों का आदि देश डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना है, ये भी सही है। तो बचता है ऑप्शन डी, दर्शन दिग्दर्शन। दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल की रचना नहीं है, ये राहुल सांकृत्यायन की रचना है। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन की रचना है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? विराम चिन्ह की दृष्टि से देखना है ध्यान से कि विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध लिखा हुआ है। वह ईमानदार, परिश्रमी, कर्मठ और मृदुभाषी है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। उसके पास धन, वैभव, नौकर चाकर आदि सभी कुछ था, ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, अब आगे है हाँ मेरा यही विचार है, ये एकदम गलत लिखा हुआ है। हाँ मेरा यही विचार है, ये गलत है, सी वाला। ठीक है, इसमें गलती कहाँ हुई है? हाँ जहाँ लिखा हुआ है हाँ के बाद ये कॉमा लगना चाहिए था। हाँ बताना है कि हाँ मेरा यही विचार है, तो रुकना पड़ेगा, थोड़ा रुकने के लिए कॉमा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर क्या है? सी वाला। और चौथा ऑप्शन क्या हुआ है कि आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए, बिल्कुल सही लिखा हुआ, इसमें कोई गलती नहीं है। हमारा राइट आंसर क्या है? सी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? मतलब बताना है कि इसमें कोई ऐसे तीन हैं, इन चारों में से कोई ऐसे तीन शब्द हैं जो एक ही अर्थ के हैं, उनमें कोई चौथा है जो उनसे अलग अर्थ दे रहा है। तो देखते हैं कौन सा अलग है। चिरंतन, शाश्वत और सनातन, ये तीनों का अर्थ होता है जो पुराने समय से, बहुत काफ़ी समय पहले से ही चलता चला आ रहा है। ठीक है, बहुत समय से चलता चला आ रहा है। और अधुनातन का अर्थ होता है एकदम नया नया, अभी जो हाल ही में हुआ है। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधुनातन। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या है? अर्वाचीन, अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या है? ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत लोग गलती कर देते हैं। कुछ भी गलती करने लायक इसमें नहीं है, एकदम सिंपल सा है कि अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या है? प्राचीन है। ठीक है, अर्वाचीन का विलोम है प्राचीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? बिराहड़ी, गृहिणी, विभीषण, जगतगुरु। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये ए वाला, विराहड़ी। विराहड़ी नहीं होता, विरहड़ी होता है, विरहिड़ी। ठीक है, ये तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो बताना है कि कौन सा युग्म गलत है। लुटिया डुबाना का क्या अर्थ होता है? सारा काम चौपट करना, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। सब्ज बाग दिखाना, हरा भरा करना, ये गलत है, इसका जोड़ा बिल्कुल गलत है। सब्ज बाग दिखाना का अर्थ होता है लालच देना। क्या होता है? लालच देना। सब्ज बाग दिखाना मतलब लालच देना। ठीक है,
आगे है सी वाला, मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, माई का लाल, साहसी व्यक्ति, ये सही है बिल्कुल। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सब्ज बाग दिखाना। इसमें गलत युग्म पूछा है तो ये गलत युग्म बी वाला है, सब्ज बाग दिखाना, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए, जा तन की झाई पड़े, श्याम हरित दुध होए। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, ये रचना है बिहारी जी की। किसकी रचना है, ये बिहारी जी की रचना है, ठीक है, बिहारी की रचना है। और इसके अर्थ के बारे में बता दें कि बिहारी जी राधा की वंदना करते हुए कहते हैं, बिहारी जी राधा की वंदना करते हुए कहते हैं कि आप मुझे सांसारिक बाधाओं से निवारित कर दीजिए, ठीक है। साथ ही में राधा की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे नगरों में विचरण करने वाली कृष्ण की प्रिय राधा, तुम मेरी सभी सांसारिक कठिनाइयों का नाश करो, क्योंकि तुम्हारी केवल परछाई की छाया मात्र से ही श्याम की छवि हरित उठती है। मतलब ये कि श्याम एकदम उमंग के सागर में डूब जाते हैं। दूसरे अर्थ में अगर कहें तो राधा के स्मरण मात्र से ही व्यक्ति को प्रेमाध्मता, मतलब कि प्रेम की जो आध्यात्म है, प्रेमाध्म, ठीक है, का विराट वातावरण उपलब्ध हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यानी मनुष्य संसार के सागर में जो सांसारिक मोह माया से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष मिल जाती है और वह आनंद के सागर में डूब जाता है। तो समझ में आया सबके। यहाँ यहाँ पर दो अलंकार होंगे, पहला तो श्लेष अलंकार होगा और दूसरा यहाँ पर श्याम की जो रूप का भी वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो यहाँ पे और कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक। यानी यहाँ पे दो अलंकार हो जाएंगे, श्लेष और रूपक। श्लेष रूपक तो आप सभी लोग इसमें से पहचान रहे होंगे, हो सकता है श्लेष ना पहचान पा रहे हो, तो श्लेष के लिए मैं आपको श्लेष की परिभाषा बता देता हूँ कि श्लेष के अंतर्गत जो दो या दो से मतलब अर्थ तो एक ही होता है, श्लेष में अर्थ एक ही होता है, लेकिन उसका जो वो दो पक्षों के लिए लागू होता है या दो से अधिक पक्षों के लिए लागू होता है, ठीक है। मतलब ये कि शब्द का एक ही अर्थ होता है जो दो या दो से अधिक पक्षों के लिए लागू होता है। तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार, ठीक है। चलिए, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी और डी दोनों हो जाएगा। अगला है, गौशाला में कौन सा समास है। 9वां क्वेश्चन हमारा है, 9वां क्वेश्चन ये, गौशाला में कौन सा समास है। तो बताना है कि गौशाला में कौन सा समास है। गौशाला मतलब गाय के लिए शाला, ठीक है, गाय के लिए शाला। और शाला का अर्थ होता है रहने का स्थान, जहाँ पर जानवर रहते हैं, जैसे गाय भैंस ये सब जहाँ रहते हैं उसे शाला कहा जाता है। तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष समास। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशभक्ति में कौन सा समास है, ये 10 नंबर। देशभक्ति में कौन सा समास है, देशभक्ति में कौन सा समास, यानी देशभक्ति, देश की भक्ति होता है, ठीक है, देश की भक्ति, देश की भक्ति। यहाँ कौन सा समास हो जाएगा, यहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लगाव दिख रहा है ना, यहाँ पर हो जाएगा संबंध तत्पुरुष समास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। प्रागैतिहासिक, प्राक धन ऐतिहासिक, ठीक है, प्राक धन ऐतिहासिक, यहाँ का के नीचे हलंत रहेगा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यहाँ का के नीचे हलंत लगा दीजिएगा, मिसप्रिंट हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वैदेही वनवास किसकी रचना है। तो वैदेही वनवास अभी मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है, ठीक है। उनके और कुछ रचनाओं के बारे में आप लोगों को बता दें जो उनकी प्रमुख रचनाएं, जैसे प्रिय प्रवास हो गया, कवि सम्राट हो गया, पारिजात हो गया, रस कलश हो गया, ये सब इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द चुनिए। हमें क्या बताना है, इसमें पुल्लिंग कौन सा है, पहिया, लिखावट, पखावज, मझधार। तो इसमें से पुल्लिंग हो जाएगा पहिया, क्या है, पहिया। और पहिया हो जाएगा तो क्यों हो जाएगा, ये समझ लेते हैं। पहिया मतलब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को बता दें, इस समय का पहिया
तो सदैव घूमा करता है, यानी समय का पहिया सदैव घूमा करता है, ना कि घूमी करती है। तो क्या हो जाएगा, पहिया पुल्लिंग है। ठीक है, कन्फर्म सब लोगों को? ठीक, पहिया पुल्लिंग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? ये ध्यान देने वाली बात है, संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। तो बताइए कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये कौन से व्यंजन है और ये या क्या है? तो बता दें कि ये छ, त्र, ज्ञ और स्र संयुक्त व्यंजन है, और जबकि या जो है यह अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है छ या। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? या, र, ल और व, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, कंफर्म है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? बताना है मृत्युंजय में कौन सा समास है? तो बताइए कौन सा समास है। मृत्युंजय मतलब मृत्यु को भी जो जीत लिया हो। ठीक है, यानी जो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया हो उसे मृत्युंजय कहते हैं। और मृत्युंजय कहा किसे गया है? शिव को कहा गया है। किसे कहा गया है मृत्युंजय? शिव को कहा गया है। यानी मतलब मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? मृत्युंजय पद में बताना है कौन सा समास है। यहाँ पे समास हो जाएगा हमारा बहुब्रीहि समास, यानी मृत्यु को जीतने वाला किसी तीसरे अर्थ, किसी तीसरे अर्थ को बता रहा है, मतलब किसी तीसरे व्यक्ति की तरफ इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, कन्फर्म है सब लोगों को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है, अलंकार में कौन सा उपसर्ग है? अलंकार में कौन सा उपसर्ग है? अलंकार में हो जाएगा अलम धन कार, अलम धन कार यानी अलंकार। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। ठीक है, और यहाँ पे अलम का अर्थ क्या है, किसी को पता है? अलम का अर्थ होता है भूषण। ठीक है, अलम का अर्थ होता है, बता दें, भूषण, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, यह पुस्तक किसकी है? यह पुस्तक किसकी है? रेखांकित पद का परिचय दीजिए। यानी ये या पे लगा हुआ है, या के नीचे अंडरलाइन है, तो बताना भी है कि या क्या है। तो अभी पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को शायद 7वां 8वां क्वेश्चन रहा होगा क्या, उसमें बताया था कि यह सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, और जबकि पुस्तक विशेष से है, पुस्तक विशेष से है। ठीक है, बाकी एक वचन स्त्रीलिंग है ही है। तो ठीक है, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला, सार्वनामिक विशेषण, यही वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्लेषण शब्द का विलोम क्या है? सिंपल सा है, विश्लेषण का विलोम क्या हो जाएगा? संश्लेषण। विश्लेषण का सब विलोम हो जाएगा संश्लेषण। ठीक है, किसी को कोई डाउट? जिसका उच्चारण, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सॉरी एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, जिसका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है, उसे क्या कहते हैं? जिसका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दंत। और कल मैंने बताया भी था, दंत का उच्चारण स्थान क्या है? तुलसी दंत, इसे याद कर लीजिएगा, तुलसी याद कर लीजिए। और जब यहाँ से निकलेगा जितने भी शब्द आएंगे वो सब दंत से बोले जाते हैं। जैसे तुलसी मतलब पूरा ता वर्ग, ला से ला और सा से ये सा हो जाएगा। ठीक है, कन्फर्म है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? मैंने जस्ट अभी ऊपर ही बताया है, इसके ऊपर ही बताया है कि ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये तीनों सा और हा, ये ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, तीनों सा और हा ये ऊष्म व्यंजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। 20, अत्यधिक का विलोम क्या होगा? अत्यधिक का विलोम क्या होगा? अत्यल्प हो जाएगा। अत्यल्प मतलब अधिक, अत्यधिक मतलब बहुत ज़्यादा अधिक, अत्यल्प मतलब बहुत ही कम। ठीक है, अत्यल्प मतलब बहुत ही कम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ये रित लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? रित। रित ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को बहुत कम देखने को मिलेगा, और जो मिलता है बड़े बड़े एग्जाम्स में देखने को मिलता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे पक्का याद कर लीजिएगा। ठीक है, रित का विलोम क्या होता है? अनरित होता है। एकदम सिंपल है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है। अनरित होता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, रित का जो आपको अर्थ बता दें, रित का अर्थ होता है ठीक से जुड़ा हुआ, सत्य, या मतलब सुव्यवस्थित। ठीक है, रित का अर्थ होता है ठीक से जुड़ा हुआ या एकदम सुव्यवस्थित, इतना ही समझिए। ठीक है, और अनरित का क्या अर्थ हो जाएगा? गलत या अव्यवस्थित, जो व्यवस्थित ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। अब हमें बताना है कि संकल्प में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो कौन सा उपसर्ग है बताइए? सम उपसर्ग लगा हुआ है। सम धन कल्प, सम धन कल्प। ठीक है, ये होता है सम धन कल्प, हो जाएगा संकल्प। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? मुझसे खड़ा हुआ नहीं जाता, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, ये ऐसा रहना चाहिए था, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता। ठीक है, इस वाक्य का वाच्य बताना है, हमें वाच्य बताना है। ठीक है, तो पहले जान लीजिए यहाँ इसमें कौन सा वाच्य है। इसमें वाच्य है भाववाच्य, आदमी अपनी भावना को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, वो डिसेबल है, चल भी नहीं सकता, उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, तो यहाँ पे वो अपनी भावनाओं को बता रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा भाववाच्य। ठीक है, इसमें इसके बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया द्वारा संपादित विधान या विषय, कर्ता, कर्म या भाव कुछ भी हो, वहाँ पे क्या होता है? उसे वाच्य कहते हैं। ठीक है, उसे वाच्य कहते हैं। क्रिया का ऐसा रूपांतर जिससे वाक्य में भाव की प्रधानता का बोध होता है, वहाँ भाववाच्य होता है। तो जैसा मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि भाव, यहाँ पे आदमी अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा भाववाच्य। ठीक है, और यहाँ पे भाव की प्रधानता भी दिख रही है। ठीक है, चलिए और एक चीज़ ये जान लीजिए, जैसे आदमी स्वस्थ नहीं है, स्वस्थ नहीं है तो भी वहाँ पे भाववाच्य ही होगा, यानी अपने अस्वस्थता को भी तो दिखा रहा है कि मैं ये नहीं कर सकता, हो सकता है किसी समस्या की वजह से ना खड़ा हो पा रहा हो, तो वहाँ पे आदमी की भावना भी दिख रही है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तद्भव और तत्सम का कौन सा मेल गलत है? ये ध्यान देने वाली बात है, गलत है, हमें गलत चूज करना है। ठीक है, तो बताइए कौन सा गलत है? लौंग लवंग। ठीक है, लौंग और लवंग बिल्कुल सही है। आंत का अत्र क्या है? आंत का अत्र होता है, बिल्कुल यही वाला आंसर हमारा सही है। ठीक है, आयसु का आदेश होता है, इनमें से कोई नहीं है तो कुछ है ही नहीं, तो हमारा कौन सा मेल गलत है? ये आंत वाला सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 25, लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? सबसे ध्यान देने वाली बात यही, यहाँ पे कौन सा सही वही नहीं पूछा, इसमें पूछा गया है कि कौन सा जोड़ा गलत है। ठीक है, तो बताना है हमें कौन सा जोड़ा गलत है। संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? ये रामधारी सिंह दिनकर की ही रचना है, जो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और रसज्ञ रंजन, रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है, सही है। स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त किसकी रचना है? लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना नहीं है, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। और इसमें जो ये स्कंदगुप्त है, स्कंदगुप्त
इस कहानी के बारे में आप लोग बता दें। इसमें स्कंदगुप्त और देवसेना के प्रेम का वर्णन किया गया है। क्या? प्रेम का वर्णन किया गया। स्कंदगुप्त और देवसेना के प्रेम का वर्णन किया गया। इसमें स्कंदगुप्त और देवसेना के प्रेम का, इसमें स्कंदगुप्त और देवसेना, ठीक है, स्कंदगुप्त और देवसेना के पवित्र प्रेम का वर्णन किया गया है। और इसके बाद क्या है? इसके बाद वाला है, इसके बाद अभी डी, ऑप्शन डी, अशोक के फूल। अशोक के फूल किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यहाँ पर तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर देखते हैं। आज की वीडियो बस यहीं तक थी। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।